नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं स्टीवी न्यूज पर। इस वक्त मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रकृति का प्रहार, जी हां, और उस प्रहार की वजह से किस तरीके से अगर बात की जाए जल, जमीन और जंगल की, कैसे हाहाकार मचा हुआ है, अगले 1 घंटे के दौरान आपको हम यहां बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। बूंद बूंद के लिए तरसते लोगों को कब मिलेगा पानी? भीषण गर्मी ने किया जीना मुहाल। कैसे बचेंगे जल, जंगल और जमीन? तपती धरती, प्यासे लोग। झुलसाने वाली गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। गर्मी से हाल बेहाल। जी हां, अगर बात की जाए तो देश में अभी तक सबसे अधिक झुलसाने वाली जो गर्मी है उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। जहां तापमान पहले हम बात करते थे 50 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच जाए, लेकिन इस बार पारा जो है 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। और ऐसे में जब इस भीषण गर्मी की हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ कई सारे जो रिकॉर्ड है वो टूटे, बल्कि इसके साथ साथ अगर खासतौर से बात की जाए तो घर से बाहर निकलते ही आपको ऐसा लगेगा कि जो आग है वो बरस रही है, आसमान से आफत बरस रही है। लेकिन ऐसे में खासतौर से जो लोगों को इंतजार है वो बारिश का भी है। लेकिन इस बीच अलग अलग संकटों की अगर हम बात करते हैं तो खासतौर से हर कोई इस गर्मी से परेशान है। क्या बच्चे, क्या जवान, सब इस गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं और इससे निजात पाने के लिए मानसून की बाट जो रहे हैं। लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो बादल हैं वो घिरेंगे और बारिश की बूंदें जमीन को नम करके, ताकि इस जानलेवा गर्मी से कुछ राहत मिल सके। देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास बारिश के अलावा गर्मी भगाने का और कोई तरीका नहीं है। ऐसे में किस तरीके से जो गर्मी है सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस भीषण गर्मी में कैसे ना सिर्फ जल, जंगल और ज़मीन बचेगी और बूंद बूंद के लिए तरसते लोगों को आखिर बारिश की फुहार कब नसीब होगी? ये कई सवाल हैं जो कि लगातार खड़े हो रहे हैं जब भी हम बात करते हैं भीषण गर्मी को लेकर। लेकिन भीषण गर्मी से जो हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह का इसका असर है वो नजर आ रहा है। इसको आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। आखिर कैसे जो भीषण गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब से पहले की अगर बात की जाए लोगों को लगता था शायद जो तापमान है वो कहाँ तक पहुँचेगा, ये जो गर्मी है उसकी एक सीमा है। लेकिन अब ऐसा कतई नहीं है। जो गर्मी है वो लगातार नए, हम कह सकते हैं, नए रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ती है। फिर चाहे वो 50 साल के रिकॉर्ड हों, 100 साल के रिकॉर्ड हों, अलग अलग जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते जा रहे हैं। और फिलहाल की भी अगर बात की जाए वो बताने की हम आपको कोशिश करेंगे आखिर कैसे अभी तक के जो रिकॉर्ड है वो टूटे हैं और फिलहाल की क्या स्थिति है वो बनी हुई है। ये आपको ग्राफिक के माध्यम से हम यहाँ बताएंगे आखिर क्या स्थिति बनी हुई है देश में। सबसे पहले अगर बात की जाए आखिर कैसे प्रकृति का प्रहार जो है वो जल, जमीन और जंगल में हाहाकार मचा रहा है, इस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर किस तरह का असर, आखिर क्यों ये स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। भीषण गर्मी से हाहाकार, जी हाँ, पंजाब, हरियाणा की अगर बात की जाए तो उसके अलावा 13 और राज्य जहां पर केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिसमें भीषण लू का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, यानी रेड और ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही ऐसे में जो तापमान है वो करीब 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल हो जाता है और तभी हम कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलना यानी अपनी जान को आफत में डालना। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से गर्मी की, तो ना सिर्फ राजधानी दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो पिछले सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटते हुए यहाँ नजर आए हैं और उसी वजह से हाहाकार जो है दिल्ली में मचा हुआ है। गर्मी एक वजह, लेकिन एक और वजह है खासतौर से साल 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्म महीना जून अभी तक देखा गया है। अभी तक ये अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तापमान की बात करते हैं, सबसे अधिक गर्म महीना रहा है जून। राजधानी दिल्ली की अगर खास तौर से बात की जाए, इसके साथ ही दिल्ली में जो तापमान है 32 दिन तक यानी 1 महीने से भी ज़्यादा जो समय है वो ऐसा बीता है जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा हो।
पहले इस तरह की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से 32 दिन तक आप सोच सकते हैं 40 डिग्री से ज्यादा रहा। और खासतौर से राजस्थान, गुजरात की अगर हम बात करें, आम मान लिया जाता है कि राजस्थान में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा गर्म राजधानी दिल्ली नजर आ रही है। जो तापमान है वो राजधानी दिल्ली में ज्यादा बना हुआ है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगरा में सबसे अधिक तापमान जो है वो 47.7 डिग्री सेल्सियस यहां दर्ज किया गया था। अंदाजा आप लगा सकते हैं कैसे पिछले सालों के जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो यहां पे टूटते जा रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में भी हमने देखा था कि इस तरीके से जो न्यूनतम तापमान है उसने पिछले 127 साल का रिकॉर्ड यहां तोड़ा है। 127 साल का रिकॉर्ड देखिए टूट रहा है। तापमान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और साथ ही जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू में भी लू का प्रकोप जारी है। हम ये मान लेते हैं कि शायद पहाड़ है, बर्फबारी है तो वहां लू, गर्मी नहीं होगी, लेकिन वहां भी मौसम विभाग के अनुसार लू का जो प्रकोप है वो जारी है। और यहां देखिए तापमान कितना गया है ये आपको बताते हैं। जम्मू संभाग में सबसे अधिक तापमान जो है वो कठुआ जिले में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 46.5 डिग्री सेल्सियस। पहले शायद इस बात को कोई मानता भी नहीं था, लेकिन अब हर कोई जान रहा है और उसी वजह से जो हाहाकार की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात करें, जो कि माना जाता है कि यहां भी शायद ठंडक है, गर्मी में लोग यहां ज्यादा भागते हैं, लेकिन हमीरपुर के नेरी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान जो सबसे अधिक रहा यहां पे वो 46.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। अभी तक का सबसे अधिक तापमान है ये हिमाचल प्रदेश का। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से भीषण गर्मी का कहर है। उत्तराखंड के देहरादून की अगर हम बात करें, ये भी एक ठंडे इलाकों में आता है और यहां देखिए 42.4 डिग्री सेल्सियस यहां भी तापमान दर्ज हुआ। यानी यहां भी पारा जो है वो 40 नहीं बल्कि 42 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार जो भीषण गर्मी है उसका प्रकोप बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आवश्यकता है कि कैसे इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है इसमें क्या कुछ हमें करना होगा, किस तरह की सावधानी जो है वो हमें अपनानी होगी जिससे इस गर्मी का जो प्रकोप है उसको हम कुछ कम कर सकें। लेकिन जनता जो है वो फिलहाल बाट जो रही है कि आखिर कब जो बारिश है वो यहाँ पर आएगी। लेकिन बारिश के बीच कई हम देखते हैं कि किस तरीके से जो संभावनाएं जताई जाती हैं। हालांकि मौसम विभाग का मानना यही है कि इस बार जो मानसून है वो बेहतर रहेगा, लेकिन बेहतरी के बाद हम एक आम जनता जो है वो उम्मीद यही जता रही है कि आखिर कब वो बारिश की बूंदें जो हैं वो इस तपती ज़मीन को नम करेंगी और वो ख़ास तौर से जो राहत है वो आम जनता को यहाँ मिल पाएगी। इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और ख़ास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग से, वहाँ से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जनामणि हैं जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद हैं। कृष्ण एस वत्स जी मौजूद हैं हमारे साथ, NDMA के सदस्य हैं। आप बहुत बहुत स्वागत आपका कृष्ण जी। तो देखिए खासतौर से ये स्थिति जो है हम कह सकते हैं कि गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, लेकिन ऐसे में किस तरीके की जो स्थिति है वो बनती हुई नज़र आती है। और ना सिर्फ गर्मी की बात की जाए, कई जगह की अगर बात करें तो दिल्ली में तो जल संकट भी है। लेकिन उससे पहले यहाँ कृष्णा जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी करता है, लेकिन ऐसे में सावधानी की अगर बात की जाए, कैसे आम जनता इस भीषण गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में अपने आप को महफूज रख सकती है? मैं NDMA को रिप्रेजेंट करता हूं और NDMA हीट वेव पर लगातार काम कर रही है और जो हम हीट एक्शन प्लान के माध्यम से काम करते हैं और हीट एक्शन प्लान के माध्यम से लोगों को सूचनाएं और सलाह हम देते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयत्न रहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर लोग एहतियात बरतें, लोग धूप में ज़्यादा न जाएं, 12 से 3 या 4 बजे के बीच में न जाएं, सर पर कपड़ा रखें जी, पानी पिएं, अपने को हाइड्रेट करते रहें और कोई भी ऐसा बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे बचें जी। इसके साथ साथ जो है सामाजिक स्तर पर भी जो स्कूल के आवर्स हैं और जो काम करने के जो आवर्स हैं, कुछ जो सामाजिक तबका है जो कि धूप में काम करता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, है ना, जो ठेले वाले हैं वो लोग, तो ऐसे लोग भी जो हैं कम से कम धूप का जो गर्म का सबसे बड़ा जो 12 से 3, 11 से 3 का जो समय है जी, उससे बचें।
बिल्कुल कृष्ण जी, लेकिन आमतौर पर मान लिया जाता था कि जो भीषण गर्मी की जब अब से पहले हम बात करते थे तो तापमान को देखा जाता था कि तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन आज के समय में क्योंकि अभी भी हालांकि जो इस बार लू का अलर्ट जारी किया है उसमें भी 44 से 47-48 तक जो तापमान है वो हम देख पा रहे हैं। इससे पिछला जो स्पेल था उसमें हमने देखा था 50 तक जो तापमान है पहुंच रहा है, उससे ज़्यादा भी पहुंच रहा है। तो क्या वजह आपको लगती है कि ऐसे में किस तरह की सावधानी, क्योंकि आम जनता जो है उसका कहना होता है तो प्रकृति की मार जो है वो हम पे पड़ रही है, उसकी वजह से ये स्थिति है, और कई लोग जलवायु परिवर्तन का हवाला इसमें दे देते हैं। एक तो ये जो जलवायु परिवर्तन का जो वैश्विक ट्रेंड है जी, वो इसको दर्शाता है। सारी हर जगह जी टेम्परेचर बढ़ रहा है जी। तो लेकिन जो अंतर है वो इस बार और पिछले बार में कि इस बार जो स्पेल्स हैं, हीट वेव के स्पेल्स हैं, वो काफ़ी लंबे हैं। और उसका एक और कारण भी जो रहा है अभी कि साइक्लोन रेमल आया, और साइक्लोन रेमल के कारण भी जो रेनफॉल का जो वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल के से ये जो साइक्लोन बढ़ा, उसके कारण जो वहाँ पर जो मानसून बे ऑफ बंगाल से जो आती है जी, उसके आने में भी देरी हुई है। तो साइक्लोन रेमल का असर काफ़ी कुछ हमारे मानसून के अराइवल पर पड़ा है, और उसके कारण भी हीट वेव का जो स्पेल है वो लंबा हुआ है जी। पूरा के पूरा जो उत्तर भारत है वो हीट वेव के अभी गिरफ्त में है, और लोगों को पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम लगातार सूचना निर्गमित कर रहे हैं, सभी राज्यों को हमने आगाह किया है, और राज्यों को भी कहा गया है कि जिला स्तर पर भी जो है उसको भी ज़्यादा सावधानी से देखें। कुछ जिला ज़्यादा प्रभावित हैं, कुछ जिला कम प्रभावित हैं जी, और लोगों को जो है वह कि ये गर्मी से बचें, धूप से बचें, अपने को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। जी, लोकल लेवल प्रिपेयर्डनेस की बहुत आवश्यकता है, और वो लोकल लेवल प्रिपेयर्डनेस वो पानी की उपलब्धता हो, वो थोड़ा शेल्टर की बात हो जी। और कृष्ण जी, यानी ये जो आप बिंदु बता रहे हैं कि पानी की उपलब्धता की बात हम करें या शेल्टर की बात की जाए, यानी एक तरीके से गर्मी से बचाव की अगर बात की जाती है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक आम नागरिक जो है जो कि इस धूप में बचना भी चाह रहा है, वो कैसे अपना बचाव कर सकता है? तो मैंने वही कहा कि जो सबसे जो दिन का जो सबसे गर्म समय होता है 12 से 3, जी, कम से कम इस पीरियड में तो लोग बाहर ना निकलें या कम से कम निकलें। सर पर कपड़े रखें, अपने को हाइड्रेट करते रहें, पानी पिएं, और बहुत ही ऐसी गर्म जगह में जहाँ वहाँ एग्जॉस्टन की समस्या हो सकती है वो उससे बचें। बिल्कुल। और कृष्णा जी, एनडीएमए के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अब से पहले शायद ऐसे क्षेत्रों में किसी तरह की हम कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश हैं वो जारी नहीं किए जाते होंगे। प्रचंड गर्मी, राजस्थान को हम मान लेते थे कि शायद वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब राजधानी दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए, इसके अलावा और भी ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे जो तापमान है उसमें ब्रेक लगता हुआ नज़र नहीं आता। पूरा का पूरा उत्तर भारत, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा उत्तर भारत हीट वेव की गिरफ्त में है, और ये स्पेल्स जो हैं हीट वेव के वो काफ़ी लंबे हैं, और वो अभी जब तक अभी साउथ इंडिया में जो है वो चूँकि मानसून आ चुका है, वहाँ हीट वेव की स्थिति अभी नियंत्रण में है जी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अभी भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है जी, और स्थानीय स्तर पर सारे जो कदम लेने चाहिए वो अपेक्षित है कि जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन वो कदम लें। लोगों को खास करके जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ठेले वाले मजदूर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। स्कूल के वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये इसका एक निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक आस्पेक्ट है, उस आस्पेक्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन लोगों को आगाह करने की, उन लोगों को सूचना देने की आवश्यकता है, वो अपने आप को बचाएं। हमने जो तैयारी की है वो करीब करीब साल के शुरुआत से ही हम हीट वेव की तैयारी करते हैं और इसके कारण एक ये हुआ है कि हीट वेव से होने वाले मौतों की संख्या, मृत्यु की संख्या
में कमी आई है, लेकिन फिर भी अब इस जो स्थिति बनी हुई है इसमें पूरी की पूरी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोग अपने को गर्मी से सुरक्षित रखें, घर में रहें और अपने को कोई इस तरह का जो स्थिति है जिसके कारण उन थका देने वाली बात हो, उनको पूरे एग्जॉस्ट कर देने वाली बात हो, उससे बचें। बिल्कुल कृष्णा जी, लेकिन जिस तरीके से जब हम तापमान में परिवर्तन की बात कहते हैं, क्योंकि अब से पहले हम देखते थे, जैसा ना सिर्फ राजस्थान की बात करें, गुजरात, हरियाणा की बात कर ली जाए, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गर्मी होती थी, लेकिन ऐसे समय में आमतौर पर हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तो यहाँ पर लोग जाना इसलिए पसंद करते थे कि शायद गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है, अब तो हम जम्मू में भी देख रहे हैं किस तरीके से जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की भी बात की जाए, वहाँ भी तापमान बढ़ रहा है, उत्तराखंड में भी। जैसे मैंने कहा कि ये तो ग्लोबल ट्रेंड है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस टेम्परेचर के बढ़ने से जो सारा भूभाग है वो प्रभावित हो रहा है जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र, और हिमाचल में और या पहाड़ी क्षेत्रों में भी हीट वेव की स्थिति बनी रहती है। जो वहाँ जो औसत तापमान है उससे 4 डिग्री जब भी ज़्यादा होता है तो वहाँ हीट वेव की स्थिति निर्माण होती है जी। तो और कोस्टल क्षेत्रों में भी इस तरह की स्थिति रहती है। तो वो आजकल जो है वो हीट वेव करीब करीब सारे क्षेत्रों में वो हमें उसका असर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो देखिए अधिकतर क्षेत्रों में जो असर है वो जाहिर तौर पर हीट वेव का हमें नज़र आ रहा है, और ऐसे में आवश्यकता यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, और घर से जब भी आप बाहर निकलें तो आप या तो पानी जो है अपने साथ लेकर निकलें, या जो पेय पदार्थ है वो आप अपने साथ रखें, जिससे किसी भी तरह की जो समस्या है आपको ना हो सके। शहरों में ये समस्या ज़्यादा गंभीर है क्योंकि शहरों का तापमान थोड़ा और ज़्यादा होता है जी। वो अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट है जी। इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं, जो अर्बन हीट आइलैंड की जब बात जैसे ढेर सारे जो एक्टिविटीज होते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसके कारण जो गैसेस निकलते हैं बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि एयर कंडीशनर का उपयोग होता है जी। तो इन सब का जो गैसेस जो अब निकलते हैं उसके कारण एक अर्बन हीट आइलैंड बनता है तो वो शहरों का तापमान जो जनरली है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जी। और उस पर काम करने की आवश्यकता है। शहरों में भी एक एडाप्टेशन का एक लंबा कार्यक्रम, लॉन्ग टर्म कार्यक्रम लेने की आवश्यकता है जी। जो कि ज़्यादा शहरों में वेजिटेशन कवर को हम बढ़ाएं, वाटर कंजर्वेशन को, वाटर बॉडीज़ को हम इम्प्रूव करें जी। तो इससे हमारे जो लोकल टेम्परेचर पर असर पड़ेगा। देखिए हीट वेव की जो है समस्या वो जो है वो राष्ट्रीय समस्या है, बट इसके साथ साथ वो स्थानिक समस्या है, स्थानीय समस्या है। यानी अक्सर जो एक शहर में जी। अगर 5 क्षेत्र हैं तो वो पांचों क्षेत्र में अलग अलग तापमान हो सकते हैं और उसका सीधा संबंध उस शहर उस क्षेत्र की इकोलॉजी से हो सकता है जी। तो इसलिए ये हीट वेव ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये बिल्कुल स्थानीय स्तर पर इसको डील करने की ज़रूरत है, इससे सामना करने की ज़रूरत है जी। तो वो तैयारी जो है वो स्थानीय स्तर पर कैसे की जाए, जैसे हम अगर जलाशयों की बात करें ना, किसी भी तरह के झील की बात करें तो इन सब से तापमान पर असर पड़ता है जी। आप अगर पेड़ों की संख्या बढ़ाएं, वेजिटेशन कवर को, ग्रीन कवर को आप आगे और ज़्यादा करें तो उससे भी तापमान पर असर पड़ता है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शहरों में स्थानीय स्तर पर हीट वेव को लॉन्ग टर्म के लिए इन सब जो उपाय हैं, लॉन्ग टर्म जो उपाय हैं जी। ये सब हमें इनका कार्यान्वयन करना आवश्यक होगा जी। यानी अगर सरल शब्दों में समझें, आमतौर पर जो ठीकरा है ये हम दूसरों पर फोड़ते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो रही है या प्रकृति की मार है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि एयर कंडीशन की बात की जाए या जो और भी ऐसे कारक हैं। जी बिल्कुल, ये मैं इसलिए कहा व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इसके लिए प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है और
हम सभी इसमें हमें सबको शामिल होना होगा। जी। ये बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम के तहत हम चलाएं, ऐसे हीट वेव का हम सामना नहीं कर सकते हैं। ये जो है वैश्विक संकट है, तापमान में वृद्धि हो रही है, इस तापमान की वृद्धि का असर हम सब पर हो रहा है। बिल्कुल, और सब पे जो असर की बात हम कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से आम जनता जो है वो परेशान है इस गर्मी से, और लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जब अलग अलग रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते हैं, बताते हैं, तो आप उसको देखकर थोड़ा चौंक भी जाएंगे, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में भी लोग जो है उनका जीना मुहाल है। फिलहाल निशांत राय जो है हमारे संवाददाता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, एक तो पहली बात ये कि हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर हैं तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें, तो मैं चाहूँगा आप अपने तौर पर अपनी सावधानी भी बरतें, गर्मी से भी बचें, लेकिन किस तरह के हालात इस भीषण गर्मी की वजह से बने हुए हैं राजधानी में? देखिए, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार यहाँ जो तापमान है वो 40 के पार है और स्थिति जो है वो बेहद गंभीर होती चली जा रही है। हीट वेव लगातार चल रही है, जिससे कि आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। और बात की जाए राजधानी, चूँकि आज तो रविवार है इसलिए ज़्यादातर लोग सड़कों पर नहीं है, लेकिन कामकाजी वाले दिनों अगर हम देखें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। और जो इंतजामात है प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, वो काफ़ी नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हीट वेव के चलते अभी फिलहाल राजधानी में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिन का और अंदेशा जताया है, कुछ ऐसी स्थिति राजधानी की रहने वाली है। जी बिल्कुल निशांत, और ऐसे में क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे जो लोग हैं जिनके लिए जो ज़रूरी काम है उस वजह से लोगों को घर से बाहर भी निकलना पड़ रहा है, लेकिन किस तरीके से लोग अपने आप को बचाते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, वाकई अगर लोगों की बात की जाए, जिनको काम है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोई अम्ब्रेला लेकर निकल रहा है, कोई मुंह ढककर निकल रहा है, पानी की बोतल लेकर निकल रहा है। और अगर बात की जाए बुजुर्गों की, महिलाओं की और बच्चों के लिए हीट वेव बेहद खतरनाक है। और हालांकि लोगों को जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तभी सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, खासकर रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनके लिए जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमयी हो रखा है। और इस स्थिति में, इस हीट वेव में उनको काम करना काफ़ी भारी पड़ रहा है। अगर रिक्शा चालकों की बात करें, 3 व्हीलर चालकों की बात करें, ई रिक्शा चालकों की बात करें, तो इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी तरीके से तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हीट वेव के चलते। जी बिल्कुल, परेशानी बहुत है, और ऐसे में परेशानी में सावधानी रखनी होगी, और तभी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। निशांत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कैसे प्रकृति का जो प्रहार है वो जल, जंगल और ज़मीन पर हाहाकार मचा रहा है। ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में, इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना,
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश पे, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो प्रकृति का प्रहार है वो नजर आता है। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पर दोहरी मार, भीषण गर्मी भी, उसके साथ साथ जल संकट। दिल्ली को प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता होती है। 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता है दिल्ली को रोजाना। लेकिन दिल्ली में इस समय रोजाना देखिए 50 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज, यानी जो कमी है, इतनी पानी की कमी है, करीब 50 मिलियन गैलन पानी की कमी लगातार चल रही है। और उसी वजह से कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। खासतौर से दिल्ली में रोजाना लगभग 1000 से 1005 MGD पानी का उत्पादन होता है। जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनके जरिए जो पानी आता है हमारा, वो देखिए किस तरीके से होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, खासतौर से जो 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें भी पानी का उत्पादन कम है। जल संकट शुरू होने के बाद से दिल्ली में 950 MGD पानी का उत्पादन हुआ है। ये 7 में से 6 ऐसे प्लांट जिनमें पानी का उत्पादन कम हो रहा है। पानी की मांग इस वक्त 1295 से 1300 MGD की है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 950 का ही हो पा रहा है। और इसी वजह से लगातार दिल्ली पर दोहरी मार पड़ रही है। मांग और आपूर्ति के बीच करीब 350 MGD का अंतर है। 350 MGD का अंतर, आप समझिए एक बड़ा अंतर है। और उसी वजह से न जाने दिल्ली में कितने ही इलाके हैं जो कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में अपने पिछले बयान से पलटा था कि पहले कहा गया था कि पानी जो है वो दिल्ली को मुहैया कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब उसके बाद बयान से पलटता हुआ नजर आया हिमाचल प्रदेश सरकार की। अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश ने कहा कि अतिरिक्त पानी नहीं है, ऐसे में वो दिल्ली को पानी नहीं दे सकता। जबकि पहले ये कहा गया था कि दिल्ली के लिए जो पानी है वो छोड़ दिया गया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो वहां बयान से पलटा हिमाचल प्रदेश भी। और इस वजह से दिल्ली में जल संकट के देखिए जो 2 मुख्य कारण फिलहाल नजर आ रहे हैं, वो क्या है वो आपको यहां बताने की हम कोशिश करते हैं। पहला कारण है भीषण गर्मी और दूसरा कारण है पड़ोसी राज्यों पर पानी की निर्भरता, जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि भीषण गर्मी की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है। और पड़ोसी राज्य की अगर बात की जाए, अभी तक दूसरों पर ठीकरा फोड़ा जाता है क्योंकि दिल्ली में अपना कोई जल स्रोत नहीं है और इस दिशा में कोई काम भी नहीं किया गया। शायद जो वर्तमान सरकार है उसको इस बारे में सोचना चाहिए था राजधानी दिल्ली में, क्योंकि पानी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर राजधानी दिल्ली को निर्भर रहना पड़ता है। ये देश की राजधानी है और उसको निर्भर रहना पड़ता है दूसरे राज्यों पे। अपर गंगा कैनाल की अगर हम बात करें तो इसके जरिए दिल्ली को करीब 26.5% पानी मिलता है, यानी इतनी आपूर्ति जो है वो अपर गंगा कैनाल से होती है, यानी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा भाखड़ा स्टोरेज से दिल्ली को 23.1% पानी मिलता है। जब हम बात करें कि अलग अलग जो और राज्य हैं उनके जरिए कैसे पानी मिल रहा है, मुनक कैनाल की अगर बात की जाए तो यमुना नदी के जरिए दिल्ली को 40.8% पानी मिलता है। इस पर हमने देखा किस तरीके से जो सियासत है वो भी होती नजर आई कि पानी जो है वो मुनक नहर से चोरी हो जाता है। दिल्ली के भूजल स्रोत से बाकी का पानी जो किसी तरह लोगों को मिल पाता है, लेकिन अब क्योंकि कमी जो चल रही है उसकी वजह से लोगों को जूझना पड़ रहा है। पानी की चोरी दिल्ली जल संकट का एक बड़ा कारण है। जो टैंकर माफिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार की फटकार लगाई थी, मुनक से काकोरी आते आते 20% पानी बर्बाद या चोरी हो जाता है, क्योंकि ये 20% ऐसा पानी है जिसका कोई आंकड़ा नहीं है आखिर इसका हो क्या रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि तय समझौते के तहत रोजाना 150 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार जो है उसका कहना यही है कि पानी नहीं मिल पा रहा और पानी जो है वो टैंकर माफियाओं के पास जा रहा है। खासतौर से जो टैंकर माफिया हैं उनका अगर देखा जाए, दिल्ली सरकार ने कहा कि उनकी दिल्ली जल बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं मिली भगत है और उसी वजह से जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन आखिरकार दिल्ली वालों को पानी कब मिलेगा, स्थिति कब साफ होगी, ये जाहिर तौर पर हमें देखना होगा कि आखिर कैसे जो स्थिति है वो साफ हो पाती है। क्योंकि राजधानी में जब इस तरह का संकट बना हो तो आप सोच सकते हैं कि और क्या स्थिति होगी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी साल ये स्थिति हमारे सामने आई हो, इससे पहले भी राजधानी दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं जूझती रही है। और इसमें जो दोष है वो एक जिम्मेदारी की अगर बात की जाए वो नज़र आती है दिल्ली सरकार की भी, जो जवाबदेही है। और हर बार की तरह दिल्ली सरकार जो है वो अपने जवाब से बचती हुई नज़र आती है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा या उत्तर प्रदेश की तरफ से पानी नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके जो लगाम उन्हें लगानी चाहिए थी, जो इंतज़ाम उन्हें करने चाहिए थे, वो इंतज़ाम नहीं हुए। जल प्रबंधन की जहाँ तक अगर बात की जाए, दिल्ली सरकार द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति नज़र नहीं आती। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है
तब हम देखते हैं कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जो हैं वो आनन फानन में एक QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम जो है उसका गठन करती हैं और ये कहती हैं कि कहीं भी अगर लीकेज है तो 12 घंटे में वो लीकेज ठीक होनी चाहिए। 12 घंटे भी दिए जाते हैं उस लीकेज को ठीक करने के लिए। तो आनन फानन में कोशिश की जाती है, औचक निरीक्षण दिखाए जाते हैं कि हम देखिए कितने सतर्क हैं अपने राज्य के लिए और कितनी जनता के लिए, लेकिन वही जनता अब इंतज़ार कर रही है कि उन्हें बूंद बूंद पानी जो है वो कब मिलेगा, आखिर कब तक जो पानी की आस है वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो तस्वीरें हैं वो लगातार हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं, अब से पहले भी, कि जो टैंकर माफिया हैं किस तरीके से उनका राज्य चलता है। और जबकि दिल्ली सरकार ये कहती है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है टैंकर माफियाओं के साथ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार का, एक सरकार का ये कहना है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसी के अधिकारी मिले हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से दिल्ली सरकार की फटकार लगाई थी कि आपने टैंकर माफियाओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया। और उसके बाद एक और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब हवाला ये दिया गया कि दिल्ली क्षेत्र से जो पानी है वो चोरी नहीं हो रहा, जो सीमा वाला क्षेत्र है, खासतौर से हरियाणा की सीमा में जो क्षेत्र आता है उनक नहर का, वहाँ से टैंकर माफिया टैंकर भरते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो टैंकर आता राजधानी में ही है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई, हम कह सकते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फटकार लगाई, पूरी तरीके को इसको दिल्ली सरकार को भी आदेश दिया कि जो स्थिति है उसमें कब आखिर बदलाव होगा, किस तरह की कार्रवाई होगी। और अगर ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर दिल्ली सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो दिल्ली पुलिस जो है वो फिर टैंकर माफियाओं पर FIR करेगी, वो अपने हिसाब से सुनिश्चित करेगी कि जो पानी है उसकी चोरी ना हो, उसको रोका जाए। और उसके लिए बाकायदा अगर हम बात करें बवाना की, जहाँ से मुनक नहर जो आ रही है वहाँ पर पेट्रोलिंग भी हमने देखा था दिल्ली पुलिस कर रही थी। और खासतौर से कृष्णा जी, क्या ये भी एक कारण बना हुआ है, जैसा आप कह रहे थे कि जो जल स्रोत हैं या वाटर कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी कि यहाँ एक जगह पानी की चोरी की हम बात करते हैं, वो भी राजधानी में। मुझे इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ चोरी हो रही है, लेकिन पानी की कमी, लेकिन मुख्य बात ये है कि पानी का जो संवर्धन, जल संवर्धन है वो आवश्यक है जी, और खासकर शहरों में और भी आवश्यक है। ये वाटर बॉडीज़ हमारे श्रिंक कर रहे हैं और वाटर बॉडीज़ को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, उनकी जो जल धारण की क्षमता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसका न सिर्फ पानी की उपलब्धता पर उसका असर पड़ता है, इसका ऑल्सो असर तापमान पर पड़ता है, जो शहरों का जो पर्यावरण है उस पर असर पड़ता है। तो एक नीति के तहत शहर के अंतर्गत जितनी भी जो वाटर बॉडीज़ हैं, वेटलैंड्स हैं, उन सब का संवर्धन, उन सब का ठीक ठाक से रखा और कोई भी किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो, ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन शायद कृष्ण जी, कोई भी सरकार हो या कोई भी एक हम कह सकते हैं जो कि जिसकी जवाबदेही होती है, चाहे आम नागरिक ही क्यों ना हो, लेकिन जब हमें पता है कि भीषण गर्मी है और इस तरह का संकट हो सकता है, तब तो शायद अब से पहले इस तरह की स्थिति के लिए कुछ प्रबंधन हमें करना चाहिए। हमेशा जब गर्मी की स्थिति जब होती है तो पानी का संकट तो आता ही है और पानी के संकट के लिए आवश्यक है कि जो स्थानीय शासन है इसका प्रबंध करे। जहाँ पानी की समस्या है वहाँ पर और भी हमारे जो अन्य राज्यों में टैंकर की व्यवस्था होती है और पानी के राशनिंग की व्यवस्था भी की जाती है कि सबों को पानी मिले। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं ये एक नॉर्मल कोर्स में लिए जाते हैं। चलिए, बिल्कुल। और हमारे साथ आके जैनामणि जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। जैनामणि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ पर। और यहाँ आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली पे दोहरी मार यानी भीषण गर्मी भी और उसके साथ साथ पानी का संकट बना हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं? जी जैनामणि जी, अगर देखा जाए राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दोहरी मार की बात यहाँ चल रही है, भीषण गर्मी का भी है, जो गर्मी है वो प्रचंड रूप दिखा रही है और उसके साथ साथ पानी की किल्लत। तो ऐसे में क्या भीषण गर्मी एक बड़ी वजह है जो पानी की किल्लत हम देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखेंगे तो जो इस सीजन, जो इस बार का जो समर सीजन है तो काफी जो तापमान देखेंगे तो तापमान में काफी मतलब बढ़ती हुई है। जी। तो सारा जो इलाका है, चाहे आप हिमाचल बोले या हरियाणा, जी, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
सारे जी। जगह में बार बार जो है हीट वेव स्पेल एक्सपीरियंस हो रहा है। जी और जयरामणि इस जी, बार कब तक? जो जून का जो महीना में जो स्पेल चला, जी, लेकिन जयरामणि जी, कब तक जो ये भीषण गर्मी का प्रहार है वो लोगों को झेलना होगा? जरूर ये तो 19 तारीख तक तो हम लोग दिए हैं अलर्ट जो है हमारा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाद आपका। में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि कुछ जी जी, चलिए, उम्मीद यही है कि इसमें बेहतर स्थिति जो है वो हमारे सामने नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयरामणि जी, हमारे साथ जुड़े थे IMD से। तो ये देखिए किस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भीषण गर्मी भी है और उसके साथ साथ पानी की किल्लत जो कि उठानी पड़ रही है राजधानी दिल्ली को, दिल्ली वासियों को, और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो भी आपने लगातार देखी होंगी कि कैसे नज़र आती हैं। अब ऐसे में कृष्णा जी, आप बता रहे थे कि जो आम जनता की एक जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित होती है, या जल संरक्षण की जहाँ तक बात की जाए, किस तरीके से आपको लगता है कि आज के समय में हमारे देश में जो लोग हैं वो जागरूक हैं इसको लेकर? सबसे बड़ी बात जो होती है, जो हमारे शहरों में या गाँव में कहीं भी जो वेटलैंड्स हैं हमारे, हमारे जलाशय हैं, उनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। उस पर कोई किसी तरह का इंक्रोचमेंट ना हो, वहाँ से पानी ज़्यादा निकाला ना जाए। हमारे यहाँ आज भी मैं देखता हूँ कि जो अगर आपका भूजल का स्तर काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, तो आप जो नीचे से जो पानी निकालते हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं तो पानी की समस्या और भी गहराती चली जाएगी। जी। भूजल का स्तर जो है वो उसको एक खास स्तर पर रखने की आवश्यकता है। और अगर इन सब चीज़ों में अगर रोकथाम नहीं की गई, इन सब का रेगुलेशन नहीं किया गया, तो भूजल का स्तर काफ़ी नीचे जाएगा और उसका पानी की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। कुछ इसी रेगुलेशंस को हमें, जो हमारे जो जलाशय हैं, शहरों में जलाशय हैं, शहरों के बाहर भी जलाशय हैं, उन पर भी ये लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पानी का ज़्यादा जो दोहन किया जाता है वो बंद हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए, जो पानी का दोहन होता है, यानी जो हमारा भूजल स्तर है उसमें भी क्योंकि कमी आ रही है लगातार, और साथ ही राजधानी दिल्ली के साथ हम कह सकते हैं विडंबना ये है कि यहाँ पे जो जल संयंत्र हैं उनसे पानी का उत्पादन उतना नहीं हो रहा। हालांकि ठीक है, दूसरे राज्यों पर फोड़ दिया जाता है कि वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो यही कि आम जनता जो है वो पानी के लिए तरस रही है। और आप देख सकते हैं सुबह से ही किस तरह की जो लाइनें हैं, अगर कोई टैंकर पहुंचता है किस तरीके से टैंकर के चारों तरफ जो लाइनें हैं वो लगनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में किसी को पानी नसीब होता है तो किसी को इंतज़ार करना पड़ता है कि न जाने पानी जो है अगले टैंकर कब आएगा और उन्हें पानी की उपलब्धता हो पाएगी। फिलहाल लगातार हम इस विषय पर बने हुए हैं इस खास पेशकश में, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में, इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
मैं जनरल डायर के डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। ये कोई बच्चों का खेल है उधम सिंह। कोई भी भारत से लंदन आएगा और माइकल ओडवायर को मारकर चला जाएगा। मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें आपको लगातार हम बता रहे हैं आखिर कैसे प्रकृति का जो प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। फिर चाहे जल की बात की जाए, ज़मीन की बात करें या जंगल, खास तौर से कैसे हाहाकार मचा हुआ है। आज के समय में जो जंगलों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं धधकते जंगल, झुलसता जीवन। दरअसल भारतीय वन सर्वेक्षण की 2024 की जो रिपोर्ट है वो बेहद ही चिंताजनक है। आखिर ये क्यों चिंताजनक है, ये आपको बता दें। अप्रैल 2024 में जंगलों में आग लगने की सर्वाधिक 5020 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको ये हम बता रहे हैं कि कैसे अप्रैल 2024 में ही, सिर्फ इस महीने में ही 5020 घटनाएं जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, जबकि खासतौर से अप्रैल 2022 में देश में 4957 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2023 में यह आंकड़ा 4281 था। किस तरीके से जो जंगल है वो आग की चपेट में आ रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में सबसे ज्यादा उड़ीसा के जंगलों में 794 घटनाएं दर्ज की गईं। नवंबर 2023 से 6 मई तक उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ 1196 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। 71% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में सेना के जवानों को उतरना पड़ा, तब जाकर वहाँ की जो आग है उसको शांत किया गया। जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को पानी बरसाना पड़ा। नैनीताल की खासतौर से अगर बात की जाए, वहीं हिमाचल प्रदेश के जंगलों में अभी तक प्रदेश में 20,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की वन संपदा राख हो चुकी है। वजह है जंगल की आग, और इसी वजह से जो अभी तक रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण की वो चौंकाने वाली है कि आखिर कैसे जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जयराज जी हैं, जो कि पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका जयराज जी। नमस्कार। और साथ ही कृष्णा जी लगातार हमारे साथ भी बने हुए हैं। पहले जयराज जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए राजधानी दिल्ली को छोड़ें तो यहाँ तो पानी का संकट भी है, लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत में भीषण गर्मी का संकट है। और ऐसे में जो खासतौर से हमारे जो जंगल हैं, जो वन संपदा है, वो भी इससे अछूती नहीं रह रही। लगातार जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही है। और हमने देखा कि खासतौर से अगर अप्रैल महीने की हम बात करें 2024, तो करीब हमने 5020 घटनाएं जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट की गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये इस बार की स्थिति कुछ गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि इस बार जो गर्मी का जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं पूरे हमारे देश में, और इसमें देहरादून भी सम्मिलित है। हमारे पुराने कई वर्षों का जो रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी गर्मी यहाँ पे हो रही है। और इस बढ़ती हुई गर्मी जो है एक बड़ा मेन कारण बनता है जंगलों की आग का जी। और वैसे मैं ये भी कहना चाहूंगा, और बड़ी अजीब बात है कि जंगलों की आग हमारी लापरवाही से होती है। अगर मनुष्य जो है लापरवाही ना करे और मनुष्य जो है जानबूझ करके जंगलों में आग ना लगाए तो जंगलों में आग नहीं लग सकती है जी। हमारी जो करीब 98% फायर्स जो है वो हमारे वजह से, या एंथ्रोपोजेनिक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, मनुष्य के कारण होती है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारी लापरवाही और हमारी जो है ये तरह से जो एक लैक ऑफ सिविक सेंस है। जयराज जी, लेकिन जो इरादतन आग लगाई जाती है जंगलों में, हमने देखा है कि जो मानवीय आग की जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह की कार्रवाई लोगों पर की जाती है और किस वजह से आखिर जो जंगल हैं उनको आग के हवाले किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, खासतौर से जो हिमालयन रीजन है, चाहे उत्तराखंड की बात करें या हम हिमाचल की बात करें जी, तो यहाँ पर लोगों में एक ये धारणा है कि अगर हम जंगल में आग लगाते हैं तो जैसे ही रेंज आएंगी, रेंज आने से वहां पे बहुत बढ़िया घास उत्पन्न होगी और उस घास से हमें पाउडर मिलेगा हमारे जानवरों के लिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पे चीड़ का डोमिनेंस है, जो चीड़ पाइन ट्री है वो बहुत है पहाड़ों में, और उसके नीडल्स जो है वो बड़े स्लिपरी होते हैं।
तो कभी कभी हादसे में जानवर स्लिप भी कर जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि अगर इन नीडल्स को हम जला करके खत्म कर दें तो इससे जो है हमारे जानवरों के साथ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कम होंगे। तो इस तरह की कुछ धारणाएं हैं जो बड़ा नुकसान कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फॉरेस्ट को। और अब हालत ये है कि सरकार ने बड़ी सख्ती शुरू कर दी है और ऐसे लोग जो आग लगा रहे हैं और जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून जो है बने हुए, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और कम से कम मैं समझता हूँ 450 मामले अब तक उत्तराखंड में ऐसे हो गए हैं जिनमें की FIRs वगैरह दर्ज कर दी गई हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कॉग्निजेंस लेकर के लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है और कईयों को जेल भी भेजा गया है, अरेस्ट भी किया गया है। जी बिल्कुल जयराज जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो आम जन है वो उनके अपने कारण है, उस वजह से वो इस तरह की जो हरकतें हैं कर देते हैं, लेकिन ये जंगल की आग जो है सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। हम देखते हैं जो रिहायशी इलाके हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, नैनीताल में हमने सबने देखा था, या दूसरे जंगलों में भी जब जो आग फैलती है, क्योंकि इसको काबू इस पर कर पाना वो बेहद मुश्किल होता है। उत्तराखंड में तो वायुसेना की हमने मदद ली थी, तब जाकर किसी तरह वो जो आग है, जो वन अग्नि है, वो किसी तरह शांत हो पाई थी। ऐसे में ये लोगों को क्या समझना होगा कि ये जो आग है सिर्फ एक, आप ऐसा नहीं कि दूसरे जगह पर आप इसको लगा रहे हैं, वो आग आपको भी जला सकती है, आप तक भी पहुंचेगी। देखिए, ये जो हमारा एक एक्सटेंशन का जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, हम जो प्रचार प्रसार में बहुत कुछ अपना लगाते हैं, इसमें हम समय, संसाधन और हर तरह की हम कोशिश करते हैं कि लोगों को हम जागरूक करें और लोगों को ये समझाएं कि जंगल आखिर हैं किसके। ये जंगल सरकार के हैं, ये सोचना गलत है। ये जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ये भी सोचना गलत है। ये जंगल तो लोगों के हैं और खास तौर से स्थानीय लोगों के, क्योंकि सारे फायदे जंगलों के, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम चारे की बात करें, चाहे हम ईंधन लकड़ी की बात करें, सब कुछ स्थानीय लोगों को मिलता है इसमें भी। तो हम ये लोगों को समझाते हैं कि जंगलों को आप अपना समझिए, इनके प्रति आप जरा भी लापरवाही ना करें और पूरा ये ध्यान रखें कि कोई आग ना लगाए, क्योंकि कम्युनिटी की जो पुलिसिंग है वो बेहतर होती है रादर देन एक पुलिस विभाग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ करे, क्योंकि ओपन प्रॉपर्टी है, इसमें ताले नहीं लगाए जा सकते। तो मेन बात जो हम समझाते हैं लोगों को वो ये है कि भाई आपके जंगल है, इनकी सुरक्षा आपको करनी है। तो ये हम बहुत प्रयास करते हैं, पर इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हालात कैसे हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज सामने आ रही है कि लोग मतलब इस बात को समझ रहे हैं, पर जिस तरह से उनको एक्ट करना चाहिए उस तरह से वो एक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जी कृष्णा जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम अभी जैसे जयराज ने कहा कि लोग समझते हैं ऐसा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसी कृत्य को दोहरा दिया जाता है। किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए और ऐसे में और किस तरीके की, क्योंकि जो जंगल की आग है उसको शांत करने के लिए हम देखते हैं ऐसे में हादसे होने का भी जो डर है वो लगातार बना रहता है, और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जंगलों की आग जो है वो ढेर सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जिस तरह आग की घटनाएं, और उसमें जो है जंगल विभाग जो है, वन विभाग, उनके जो कर्मचारी हैं उनका तो सक्रिय योगदान रहता ही है, लेकिन साथ साथ है ना समुदाय के लोगों का भी, कम्युनिटी के लोगों का भी जो योगदान रहता है, और जो ढेर सारी घटनाएं होती हैं वो मिलजुल करके ये इसका मुकाबला किया जाता है। तो विभाग के स्तर पर, शासन के स्तर पर इस बात के लिए स्पष्ट रिकॉग्निशन है कि अगर हम जंगल की आग को हम एक बड़े स्तर पर हम इसको मुकाबला करेंगे तो समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है जी। और इसके लिए हम भी एक मुहिम चलाते हैं। हम ये अक्टूबर-नवंबर से ही ये मुहिम चलती है जी। और राज्य स्तर पर और ख़ास करके और स्थानीय स्तर पर क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और कैसे कैसे इसके लिए एक एक्शन प्लान, कंटीजेंसी प्लान बनाना चाहिए, और कैसे उनको और मदद करने की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स देने की ज़रूरत है। हमें योजनाबद्ध तरीके से हमें आगे इस पे बढ़ना होगा। NDRF के अभी बटालियंस हैं, तो उनको भी हमने ट्रेन किया है, उनको इक्विपमेंट दिया गया है। एयरफोर्स को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए और किस तरह की योजनाएं जयराज जी, वो आपसे जानना चाहूँगा जल्दी से। देखिए, बहुत प्लानिंग करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, और हमारे जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हैं, चाहे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, SPs, SSPs, हम सब लोग मिलकर के इस आपदा का जो है हम लोग मुकाबला करते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत क्लियर कट एक्शन प्लान्स बनाता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पुटअप किया जाता है, उनका भी उस पर अनुमोदन लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि होता तो एक कंसर्टेड एफर्ट है,
पर जैसा कि ये देखने में आया है कि जब तक कम्युनिटी नहीं इन्वॉल्व होगी ना, ये प्रॉब्लम बहुत छोटी नहीं है कि कोई भी सरकारी विभाग अकेला या मिल करके इसको जो है हम लोग कर सकते हैं टैकल। इसके लिए लोगों का जुड़ना साथ में बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लोग लापरवाही ना करें या जानबूझकर आग ना लगाएं तो कोई आग नहीं लगेगी, ऐसा मेरा दृढ़ मत है और मैंने फील्ड पे देखा भी है बात। तो बस इतनी सी बात है कि लोग जिम्मेदारी अपनी समझ लें, तो मैं समझता हूँ हमारी समस्या का समाधान वहीं हो जाता है। जी, समाधान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी जो है हमारे जरिए वो खड़ी होती है, इसलिए समाधान भी हम सबको मिलकर निकालना होगा और उसके लिए समाधान है भी, आवश्यकता है तो सिर्फ उसको अपनाने की। तभी जो प्रकृति का प्रहार हम कह रहे हैं इससे काफ़ी हद तक हम बच भी सकते हैं। फिलहाल जयराज जी और कृष्णा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो जाना आपने आखिर कैसे जो प्रकृति का प्रहार है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जल, ज़मीन और जंगल पर हाहाकार फिलहाल मचा हुआ है, लेकिन उम्मीद बस यही है कि अगर फिलहाल की जो स्थिति है ये बदल पाए, जो बारिश अगर वो भी होती है तो काफ़ी लाभ लोगों को मिल पाएगा। और राजधानी दिल्ली जहां दोहरी मार है, वहाँ लोगों को भी इंतज़ार है बारिश का, जिससे पानी की मांग भी पूरी हो जल्द से जल्द और जो भीषण गर्मी है उससे भी निजात मिल पाए। तो फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।